ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की नाअहली बरकरार रहेगी या वो अहल हो जाएंगे? आज का जो फैसला है प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल का, नवाज शरीफ के जो नाअहली है इस पे क्या मुतासर होगा नहीं होगा, ये बताएं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को। देखिए, नवाज शरीफ की नाअहली की जो बात हो रही थी, उनकी नाअहली ख़त्म होने की जो बात हो रही थी, या कुछ लोग इस कानून के इतलाक़ से उनकी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए तुले हुए थे, तो उन सब के लिए बुरी खबरें हैं। बल्कि अगर नवाज शरीफ साहब लंदन से निकले हुए हैं और मुल्क के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और इस वक्त अगर वो दुबई या इधर किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं, तो मेरा तो मशवरा है वापस चले जाएँ आज के फ़ैसले के बाद। बहरहाल आज के फ़ैसले के हवाले से भी उनके केसेस के ऊपर कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। वो कैसे, वो मैं अब आपको आज के फ़ैसले के कुछ नुकात बता देता हूँ। देखिए, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 20 अप्रैल को लागू किया गया। इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की 3 बड़ी अहम चीज़ें थी। एक ये था कि इसमें जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी। उनमें आप देखिए कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात पहले क्या थे। चीफ जस्टिस के अख्तियारात में बेंचेस की तश्कील थी, अज़खुद नोटिस लेना था और केसेस की समाअत को मुकर्रर करना था। उन अख्तियारात को अब चीफ जस्टिस से लेकर डिसॉल्व कर दिया गया है। 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है, जिसमें चीफ जस्टिस के बाद सीनियर प्यूनी जज हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, अगर मौजूदा लम्हे की मैं बात करूँ, उसके बाद जस्टिस इजाजुल एहसन है। अब इन मुकदमात में बेंचेस की तश्कील कौन सी होगी, मुकदमात कब समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, कौन से मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, आज खुद नोटिस कौन लेगा, ये 3 रुकनी कमेटी बैठेगी और इसमें जिसकी मेजॉरिटी होगी, 184(3) के मुकदमात के हवाले से कह रहा हूँ, वो अब फैसला करेगी। अब दूसरा इसमें अहम मामला ये था कि पहले आइन के आर्टिकल 184(3), आइन का आर्टिकल 184(3), उसमें भी अगेन 2 मामले हैं आपके नाज़रीन को समझाने के लिए। एक है मुफाद आमा और दूसरा जो उसमें सबसे अहम है वो है बुनियादी हकूक़। इसमें अब 2 चीज़ें थी फिर आगे, मुफाद आमा और बुनियादी हकूक़ में एक तो चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेता था और दूसरा आइनी दरखास्तें आती नहीं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करती थी, उस फैसले के ऊपर अपील का हक नहीं था। उस फैसले पे अपील का हक नहीं था, सिर्फ रिव्यू का हक था। अब अपील और रिव्यू में क्या फ़र्क है? रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड था। फैसले में कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती आपको बतानी होती थी, वरना रिव्यू में फैसले रिवर्स नहीं हुआ करते थे आसान ज़बान में। अपील में यह है कि अब वो अपील 14 दिन के अंदर लगेगी भी। ये अब सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि 184(3) के मुकदमात में जो मुतासरा फरीक है, वो जब अपील का हक मांगने आएगा, आपको अपील का हक देना पड़ेगा। उसकी दरखास्त को 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना पड़ेगा। बेंचेस होंगे और उसमें 184(3) के जो मुकदमात हैं, कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच सुनेगा। वो जो आइनी मामलात हैं 184(3) के आइन की तशरीह, उसमें कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच सुनेगा। तो जब अपील होगी, एक तो 14 दिन में मुकर्रर भी होगी, पहले चीफ जस्टिस मुकर्रर करें या ना करें उनकी सवाबदीद पर होता था, अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंड हो गया। और उसके साथ साथ जो तीसरी बात थी वो ये थी कि 184(3) के मुकदमात में अपील का हक नहीं था। अब 184(3) के मुकदमात में जब अपील का हक दिया गया है, तो उसमें वकील भी चेंज हो सकता है, केस की री हियरिंग भी हो सकती है। अब तीसरा और सबसे अहम मुकदमा जो बराह रास्त लोग नवाज शरीफ के साथ उसे लिंक कर रहे हैं, वो ये था कि अपील का जो हक है वो आइन के आर्टिकल 184(3) में जो दिया गया है, उसका जो इतलाक है वो माजी से होगा। यानी जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनी है, तब से जिन मामलात में अपील का हक इस्तेमाल नहीं हुआ, रिव्यू का हक पहले इस्तेमाल नहीं किया गया, अब यहाँ पर वो अपील कर सकता है। 14 रोज़ के लिए मुकर्रर भी होगी, पहले से लार्जर बेंच भी होगा, वकील भी तब्दील होगा, केस भी रीहेयर होगा। अब जजेस ने कहा है कि जी इस एक वाहिद मामले पे काजी फायज़ ईसा साहब माइनॉरिटी में गए हैं, और जो जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उनका जो ग्रुप था वो इस वाहिद मामले पे मेजॉरिटी में गया, और उन्होंने इसे माजी से इतलाक को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। लिहाजा 20 अप्रैल के बाद 184(3) के मुकदमात जितने सुने गए हैं 20 अप्रैल 2023 के बाद, उनके ऊपर अपील का हक होगा, उससे पहले नहीं होगा। अब लोग नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं, हम इससे पहले नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से अगर पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर बात करें, तो इसमें अगर आज अपील का हक रेट्रोस्पेक्टिव यानी माजी का इतलाक दिया भी जाता, तो उसके बाद भी एक बड़ा कानूनी सवाल ये पैदा होता कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन ऑलरेडी रिव्यू का हक इस्तेमाल कर चुके थे, तो क्या वो रिव्यू का हक इस्तेमाल करने के बाद भी अपील का हक इस्तेमाल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो खैर, अब तो ये पूरा एक चैप्टर ही बंद हो गया। हाँ, पिछले दिनों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत ने नैब तरमीम का एक केस सुनाया। नैब तरमीम को रिवर्स किया, पार्लियामान की जानिब से बनाई गई थी, और उसे कलअदम करार दिया। उसी के बाद हमने देखा कि धड़ाधड़ नैब रेफरेंसेस, नैब अदालतों में, एहतसाब अदालतों में, नैब में आज 2 बड़ी अहम तकर्रियाँ भी हुई। तो उसके ऊपर जो एक बड़ा फैसला था, उसके ऊपर अब अपील का हक मिल चुका है, और वो 3 रुकनी बेंच सुन रहा था उस मामले को। अब उस मामले को 5 रुकनी बेंच सुने, 7 रुकनी बेंच सुने, उसके ऊपर अगर कल को कोई अपील आती, और हमारी इतलात भी यही थी, जो वफाकी हुकूमत उस वक्त की थी, नून लीग के वकील थे उसमें, उनसे जब हमने बात की कि इसके ऊपर कोई आपने रिव्यू या अपील का हक या इसके ऊपर कोई फाइल करना है नैब अमेंडमेंट, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, इसमें एक और ये बताएं
ये चूँकि पीडीएम की हुकूमत की तरफ से पार्लियामेंट की ये आइनसाज़ी की गई थी, ये जो फैसला है इसका अब पीडीएम यानी मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों को मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, और क्योंकि जो दरखास्तें दुरुस्त करार पाई हैं यानी जो आइन पार्लियामेंट की आइनसाज़ी है उसमें भी तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक तो सुप्रीम कोर्ट से है, यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात काम हुआ है, इसमें किसी पार्टी को या इमरान खान को नुकसान तो नहीं है। पूरी सुप्रीम कोर्ट को इदराक था इस हवाले से। देखिए यहाँ पे लोग सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामान कर रहे हैं इस मामले को। पूरी सुप्रीम कोर्ट को ये इदराक था कि ये जो इस चीज़ के ऊपर इस एक्ट में जो जो तरमीम की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से करे, सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कोर्ट बुलाकर रूल्स को अमेंड करे। वरना जस्टिस मुनीब अख्तर भी अपने पुराने जजमेंट्स में लिख चुके हैं इस अपील के हक देने से पहले, इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने से पहले, कि जी 184(3) में जो मुकदमात है उसमें अपील का हक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बातें होती रही हैं कि चीफ जस्टिस के अख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए, किसी कमेटी के सुपुर्द करना चाहिए, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये एक्ट अगर देखा जाए तो इंसाफ तक रसाई का जो एक फंडामेंटल राइट है कोई भी पाकिस्तानी हो उस तक, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और इसमें एक और बड़ा दूसरा अहम मामला वो ये है कि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारी इसी अदालत उज़्मा के माजी के जो फैसले हैं वो इतने शर्मनाक हैं कि ये अदालत उज़्मा में भी उसकी नज़ीरें नहीं दी जाती। इस पार्लियामेंट ने डिक्टेटर को आइन में तरमीम का हक भी दिया, इस पार्लियामेंट ने साबिक वज़ीर आज़म को भी तख्तेदार पे चढ़ाया। तो इस तरह के जितने भी मामला थे 184(3) में आए थे उसमें अपील का हक नहीं था, तो अगर अपील का हक होता तो शायद इस तरह के जो स्याह और तारीख बाब है हमारी तारीख में वो रकम ही ना होते। तो अब ये अगर दिया गया है तो बड़ा ज़बरदस्त है। मगर जहाँ पर डिवीज़न थी बेंचेस में वो ये थी कि जो जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और दीगर जो जजेस थे जिन्होंने डिसेंट किया है, उनका ये था कि पार्लियामेंट की ये दारा अख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई आइन साजी कानून साजी कर सकती है। और दूसरा ये था कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू हुआ है, आइनी तरमीम के जरिए नहीं हुआ। तो बहरहाल वो भी ये समझते थे, उन्हें भी इस चीज़ का इदराक था कि सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बुलाकर अपने मामलात इस तरह से चला ले। तो बहरहाल एक अच्छा फैसला। अच्छा ये बताएं कि इसका मतलब तो ये है ना कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल हसन ने जो फैसले दिए हैं यानी आज के फैसले में उन्होंने तो इख्तिलाफ किया, तो ग्रुप बंदी तो अभी भी है, ख़त्म तो नहीं हुई। कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो यकजा हो जाएगी। अच्छा देखिए, ये जो लोग बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी डिवाइड है, मेरे नज़दीक माजरत के साथ जो भी लोग कहते हैं इंतहाई एक भोंडा आर्गूमेंट है। जहाँ कहीं भी कोई काबिल और ज़हीन दिमाग आपस में बैठे होंगे तो डिसेंट होगा, इख्तलाफ होगा। मुझे आप एक बात बताइए, 15 के 15 जजेस अगर एक ही सोच के हामिल हों तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? अगर 15 के 15 जजेस एक सोच के हामिल हो तो फैसले में वैरायटी कैसे आएगी? तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाज ये समझते हैं कि पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कानून साजी नहीं कर सकती। पार्लियामान नहीं कर सकती तो हम खुद कर सकते हैं, चीज़ें बेहतरीन हैं उस आइन में। तो बाकी उसमें ये नहीं है कि अगर उन्होंने कोई फैसला दिया है तो वो भी वन मैन शो या चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के हैं और वो ये मामला अपने हाथ में रखना चाहते थे, ऐसा कतई नहीं। आखिरी बता दें, इमरान खान का इसमें कोई नुकसान या कोई फ़ायदा है आज के फैसले में? इमरान खान का फ़ायदा है। इमरान खान का फ़ायदा है। देखिए, इमरान खान अभी लोअर कोर्ट्स में है, उनके मामलात वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट आएंगे। जैसी एक अपील तोशा खाना की हाई कोर्ट में भी आई हुई है, हाई कोर्ट में अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट आएगी, और उसके बाद अपील का हक पहले नहीं था, अब अपील का हक होगा। उससे बढ़कर जो मैं इमरान खान का फ़ायदा देख रहा हूँ, देखिए अब एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि चीफ जस्टिस वन मैन शो नहीं है, चीफ जस्टिस की पावर्स को डिसॉल्व होना चाहिए। अगर यही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आना चाहिए और आएगा, मुस्तकबिल में आएगा, क्योंकि लोअर जुडिशरी मातहत अदलिया या फिर हाई कोर्ट जितनी भी है उनके ऊपर एक प्रेशर होगा कि मुल्क के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, अपनी पावर्स को कमेटी में डिसॉल्व कर दिया है। तो अगर हाई कोर्ट्स में भी 3 रुकनी कमेटियां बन जाती हैं, मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 रुकनी कमेटी बन जाती है, तो इस वक्त इमरान खान को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। इमरान खान के खिलाफ आइन के आर्टिकल 10A की एक्सट्रीम खिलाफ वर्जी हो रही है। तो उसमें अगर उन्हें कहीं से रिलीफ मिल सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बराह रास्त। आपने देखा होगा कि आमिर फारूक साहब ने तोशा खाना केस में किस तरह बार बार उसी जज को फैसला भेजते रहे, कलअदम भी करते रहे, भेजते भी रहे, लेकिन रिलीफ नहीं दिया। सेम वही कुछ साइफर के मुकदमे में हो रहा है। अगर वहाँ भी 3 रुकनी कमेटी बैठी हो तो जो जिनके बारे में ये तासुर है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके फैसले कहाँ से आते हैं, वो किन की मानते हैं, वो इमरान खान के खिलाफ क्यों हैं? तो मेरे ख्याल में तो इससे बड़ा इमरान खान के लिए कोई रिलीफ और नहीं हो सकता।